सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजन जी। थैंक यू सर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे भारत में एक रोष है, गुस्सा है और बदले की जो है वो एक मांग है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए। इस बीच भारत सरकार ने सर एक बड़ा अहम फैसला लिया कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए हम तरसा देंगे और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ से खबरें आई कि शिमला समझौता भी रद्द हो गया है, जो मेरे लिए अहम पॉइंट है सर, क्योंकि पठानकोट हो, उड़ी हो, उसके बाद भी पुलवामा हो, उसके बाद भी मैंने सुना कि सिंधु समझौता जो है उसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन क्या, किस तरफ आप इस पानी को ले जाएंगे? क्या वाकई में वो डैम बन चुके हैं? क्या वाकई में ये जो हमारी झेलम और चिनाब सिंधु हैं, इनके पानी को एक भारत में लाने के लिए नहरों का इस स्तर पर निर्माण हो चुका है? क्योंकि पानी को आप कितने लंबे वक्त तक एक जगह जमा रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं सर, वो अपना रास्ता खोजता है। तो मैं, क्योंकि अच्छी बात है तमाम बड़े मीडिया हाउस जो हैं इस पे बात कर रहे हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे, लेकिन भारत इस पानी को कहां लेकर जाएगा? मुझे लगा कि मैं आज इस एंगल से आपके साथ बातचीत करूं सर। बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने रेज किया है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जो आपकी इंडस है और चेनाब और आपकी झेलम, अब चेनाब और झेलम को भारत जो एक हायर रिप्रेजेंट स्टेट है जी, भारत से होकर नीचे जाती है, और जो इंडस रिवर है वो चाइना में ओरिजिनेट करती है, उसके बाद भारत आती है, उसके बाद पाकिस्तान जाती है। तो हम इंडस रिवर के लिए मिडल रिपेरेंट है, जी, चाइना में उसका ओरिजिन होता है। तो पहली चीज हमको एक क्लैरिटी हमको लेनी चाहिए कि रिवर्स का स्टेटस क्या है। ओके, दूसरा ये है कि जो पानी का फ्लो है वो मॉनसून के दिनों में बहुत ही तेज होता है, और आज की डेट में जहाँ पे अगर आप ट्रीटी को भी पढ़ेंगे तो उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि हम जो ये 3 रिवर्स हैं जिनको वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, जो पाकिस्तान में जाती हैं, और रवि, ब्यास और सतलुज जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो भारत को जो पानी जो आता है वो ईस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान को 80% पानी ये तीनों रिवर्स से पाकिस्तान लेता है और 20% भारत। बिल्कुल। अब आपने मुद्दा रेज किया है स्टोरेज का, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका इसको किशन गंगा है जी, जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो वो हमने बनाया हुआ है झेलम के ऊपर। चेनाब के ऊपर जो हमारा रातले प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, इसका डिजाइन फीचर्स के ऊपर एक मसला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारी इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो रही है, पर वो चल रहा है। पर मुद्दा ये है कि इन दोनों प्रोजेक्ट जो हमारे समझ लो कि हैं आज, उसमें कोई खास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, जी, और 5-6 और प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, पर वो पेपर पर है क्योंकि हम उनको आगे नहीं लेके गए। वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इन तीनों रिवर्स के ऊपर। खास तौर पे JNK में 8 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। पर ये जितने 8 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, इनमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। ओके, आप उतनी स्टोरेज कैपेसिटी रख सकते हैं जो आपको एग्रीमेंट में आपको दी गई है, 3.6
मिलियन आपके एकर्स जो है, आपकी जो जो आपकी MAF की यूनिट होती है, उतना ही आप इसमें आपका स्टोर कर सकते हैं। अब ये अगर एग्रीमेंट हम इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या क्षमता है इस पानी रोकने की, मुझे बताइए। बिल्कुल सर। हम बस इतना कर सकते हैं, जो इस रिवर में सिल्टिंग बहुत होती है, बिकॉज ये जितनी भी हिमालयन रिवर होती है इसमें सिल्ट बहुत आता है। जी उस सिल्ट को साफ करने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है हमारी, हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं कि अगस्त के महीने में हम इसको सिल्टिंग करते हैं, क्योंकि जब तक मॉनसून आपका खत्म हो चुका होता है जी और जो पाकिस्तान का जो सोइंग सीजन है वो भी नहीं होता है, तो पाकिस्तान को भी फर्क नहीं पड़ता है। हम जब इसकी जो हम इसको इस रेजर्वॉयर्स की फ्लशिंग करते हैं, इसको फ्लशिंग बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, हम रेजर्वॉयर्स की फ्लशिंग उस टाइम करेंगे जब पाकिस्तान का सोइंग सीजन होगा, तो उसमें पाकिस्तान को तकलीफ आएगी, बिकॉज यू उतना ही पानी का फ्लो आपका कम आ जाएगा। दूसरा, हम जो है ये नॉन मॉनसून के टाइम पे, जी नॉन मॉनसून के टाइम पे हम अपने इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू पानी का फ्लो कम कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो काफी डिपेंडेंट है, जो उसकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, 24% पाकिस्तान का GDP उसको एग्रीकल्चर से मिलता है। जी ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की इसमें अफेक्टेड है, और इसमें काफी एम्प्लॉयमेंट भी होती है। इस पाकिस्तान की जो आपके लोग इसको काम एक्चुअली करते हैं, इस प्रोजेक्ट में 37.4% पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के थ्रू होती है। और ये सारी फिगर्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे 2024 की है, तो ये एक्यूरेट फिगर्स है। तो हम समझ सकते हैं कि एक पार्शियल अभी के लिए एक पार्शियल इम्पैक्ट हम पाकिस्तान को दे पाएंगे, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान का पानी हम उतना नहीं कम कर पाएंगे जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो, बट सर्टेनली हम जब इसका इसको रेजर्वॉयर्स का जब हम इसको फ्लशिंग करेंगे, जी हम उस टाइम पे करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत हम पाकिस्तान को तकलीफ दे सके। तो ये जो आपके जितने भी टीवी चैनल्स हैं, इनको समझना चाहिए कि ये एक शुरुआत है। अब हमको इसके ऊपर डैम बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि आगे 5-10 साल के अंदर जी भारत ऐसी क्षमता पैदा कर सकता है जब आप इसका पानी को रोक पाएगा। पर एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, 100% पानी फिर भी नहीं रुकेगा। ओके जो स्टेटमेंट देते ना, एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है एक बूंद पानी। बट आप सब्सटेंशियल पानी पाकिस्तान का रोक पाएंगे, और आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के पास जो डैम्स हैं, जी मंगला और तारबेला डैम, ये 2 डैम्स हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ने बनाए, ये खाली 10% स्टोरेज पाकिस्तान का पानी का कर पाते हैं। 14.4 MAF, पाकिस्तान को 135 MAF मिलता है इस रिवर के थ्रू। तो 14.4 MAF। अब अभी इम्पैक्ट क्या हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट है कल की न्यूज में, और ये शायद कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ कैनाल्स के प्रोजेक्ट्स निकाले थे इस रिवर्स को इसका पानी डाइवर्ट करने के लिए। ओके अब पाकिस्तान ने वो प्रोजेक्ट्स को फिलहाल बंद कर दिया। अब बिकॉज उसमें पैसा लगता है ना, अब आप जी इतने जी पैसे अगर खर्च करो
और बाद में अगर आपको उतना पानी ना मिले तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स बेकार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट्स पे रोक लगा दी। सो दैट इज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इम्पैक्ट आप देखिए, ये गवर्नमेंट फैसले का एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा है जी। पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग स्ट्रीट्स पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये जो पानी कैसे बंद हो गया हिंदुस्तान को, आप इसको सबक सिखाओ, ये इस टाइप की जो सेंटिमेंट्स ऑलरेडी जाग चुके हैं। इसका मतलब कि आपने पाकिस्तान को हिला दिया। ठीक। और अल्टीमेटली हमको ये साबित करना है जनरल मुनीर इज द विलन, जी। जनरल मुनीर इज द कल्प्रिट। और उसके एक्शंस में जो अभी कश्मीर में वो एक्शंस करवा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ पहुंचने वाली है। ये मैसेज भारत ने दे दिया। सो इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक, इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल मैसेज बीइंग गिवन टू पाकिस्तान दैट वी, जो आपकी जगलर वेन है उसको हमने पकड़ा हुआ है। ठीक। मुनीर ने नहीं पकड़ा हुआ जगलर वेन, हमने पकड़ी आपकी जगलर वेन। और अगर हम इसको कस देंगे तो उतना ही पानी आपको कम मिलेगा। जी। और बिल्कुल, क्योंकि मैं एक पॉइंट साथ में इस मुद्दे पर ऐड कर दूं कि जिस प्रकार से पूरे पंजाब से राजस्थान में इंदिरा कैनाल जाती है भाखड़ा बांध से, उस प्रकार की कैनाल्स के ऊपर आप काम करिए। साउथ में पानी की जरूरत होती है, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ता है, कई हमारे स्टेट हैं वहां पर पानी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए होगी सरकार को और एक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करना होगा। लेकिन एक पॉइंट और सर, बिलावल भुट्टो को हमने सुना कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो पानी तो बहेगा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों का खून भी बहाएंगे। और उस पर एक छोटा सा कमेंट चाहिए। कभी अकल आएगी, कभी बिलावल बड़े हो पाएंगे? देख लिए पाकिस्तानी, अगर आप उनके यूट्यूब चैनल देखते हैं और उनके कुछ इंटरव्यूज, जो इनके लीडर्स हैं, जैसे कि इनका आपका जो डिफेंस मिनिस्टर हो गया या इनका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, उस टाइप की स्टेटमेंट्स ये देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो आदमी कुछ कर नहीं सकता ना, वो ज्यादा भोगता है। आपने कहावत भी सुनी है ना, जी। बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट। बिल्कुल सर। तो इनको भौंकने की आदत है, ये काट नहीं पाएंगे हमको। लेट मी टेल यू दैट, जब इनको हम ठोकेंगे ना, अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में भारतीय फौज इनको ऐसे ठोकेगी और एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से ठोकेगी, ग्रे जोन वॉरफेयर में जाएगी। कहां कहां पे इनके ऊपर हमला होंगे आपको समझ भी नहीं आ पाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं, इस चीज को, जी। तो आप इसको समझेंगे कि देखिए, हमको सब कुछ मीडिया में लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे चीफ और हमारे सीडीएस और हमारे जो एनएसए, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो सोच रहे हैं, उनको हर एक चीज मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही पता चलेगा इनको कहाँ पे इनको तकलीफ अभी होने वाली, तो वक्त बताएगा। ठीक, वक्त बताएगा। लेकिन वो जो लंदन से वीडियो सर सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जनरल मुनीर का मुल्ले की तरह व्यवहार करना और जो राजनयिक हैं उनका ऐसे जाकर इशारा करना और अभिनंदन सर की फोटो लगाकर, क्या वाकई में एक पढ़े लिखे लोगों को ये सही लगता है उनके ऊपर? ये देखिए, ये एक, आप उनके चीफ को देख लीजिए। जी। वो एक ओवरसीज फोरम में, पाकिस्तान ओवरसीज फोरम में फालतू फालतू बात कर रहा है। जी। वो उसी वो एक जो इनका जो इस्लामिक टेरर है ना, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि अब इसका, आप ये जो कर्नल साहब है, ये जो फॉरेन इसको मिलिट्री डिप्लोमेट है, ये यूके में, जी। अब ये भी अपने चीफ की नकल कर रहा है। बिकॉज ये दोनों इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान फौज
आज अपनी वजूद के लिए लड़ रही है, अपनी रेलेवेंस के लिए लड़ रही है। अब इमरान खान के इंसिडेंट के बाद जब इनका कोर कमांडर के घर पे इसको लोगों ने उसको तहस नहस कर दिया था, एक पाकिस्तान फौज की इमेज क्या रह गई जो वहां पे रिस्पेक्टेड थी। फॉर्म 45 में घपला करके आपने इमरान खान को तो जेल में भेज दिया और शहबाज शरीफ को बना दिया, उससे फौज की क्रेडिबिलिटी और कम हुई। और तीसरा आप इसको देख रहे हैं, इस तरीके का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कैसे पाकिस्तान फौज को टोका जा रहा है, ट्रेन हाईजैकिंग हो जाती है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फौज बौखला गई और ये देखने के इस टाइप की स्टेटमेंट सामने जी सर, बस एक आखिरी मिनट में आपसे एक चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक फौजी का सवाल मेरे से आया है कि सर मैं 30 दिन की छुट्टी पर गया था, 30 दिन की छुट्टी मैंने और मांगी लेकिन शायद यूनिट ने मुझे दी नहीं और मुझे लगा कि छुट्टी दे दी है। मैं उसके बाद 26 दिन के बाद वापस यूनिट में आया, उसके बाद मुझे क्वार्टर गार्ड हुआ और 30 दिन की सजा जो है अब वो मुझे हुई। अब मुझे बताइए कि जो मैं 26 दिन लेट था, क्या वो छुट्टी मेरे को अब दोबारा मिल सकती है? क्या वो मेरी छुट्टी में भी बैलेंस है, क्योंकि मुझे सजा मिल चुकी है? क्योंकि आपने 3 यूनिट्स को एज ए कमांडिंग ऑफिसर कमांड किया है, जहां जो मेरे पास नॉलेज है, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या हो सकता है इस जवान के साथ साथ। देखिए, जो फौज का जो आर्मी एक्ट है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, अब जैसे अगर उसको AWL पे उसको आर्मी एक्ट, अभी उसका आर्मी एक्ट याद नहीं आ रहा है, वो जो भी उसका सेक्शन है वो AWL के सेक्शन में उसको ये सजा मिली है कि एब्सेंट विदाउट लीव। और अब ये जो छुट्टी है इसको रेगुलाइज भी किया जाएगा। अब 2 तरीके हैं जिससे एक कमांडिंग ऑफिसर अपना पावर इस्तेमाल कर सकता है। एक तो या तो इसकी ये 26 दिन की सैलरी कटेगी जी, और इसकी जो छुट्टी को रेगुलाइज किया जाएगा वो उतनी इसको सैलरी कटेगी, पनिशमेंट मिल चुकी है। दूसरा तरीका है कि इसको रेगुलाइज करके इसकी छुट्टी को सैंक्शन अपना करके जो इसकी बाद की जो छुट्टी है वो शायद इसको मिलेगी नहीं, बिकॉज अगर इसने अपनी 60 दिन की अपनी इसको एनुअली अगर काटी नहीं है और 30 दिन ऑलरेडी इसके सैंक्शन थे और 26 दिन नहीं थे, तो ये 26 दिन ये इसकी बाकी लीव के साथ रेगुलाइज कर दिए जाएंगे। बिकॉज रेगुलाइज करना तो इनको पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं, या तो छुट्टी से इसकी छुट्टी में शामिल करके रेगुलाइज कर दिया जाए, या इसकी तनख्वाह इसकी काटी जाए 26 दिन के लिए, और वो रिकॉर्ड ऑफिस जो भी है इसकी इंक्वायरी में इसका जो भी इसका फैसला होगा और कमांडिंग ऑफिसर जिस तरीके की कम्युनिकेशन रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेगा तो उसी हिसाब से इसकी आगे की कार्रवाई। चलिए, उम्मीद है कि जो कुछ हो वो बिल्कुल कानून के हिसाब से ही होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचा सर, आप आए और इस बेहद अहम मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू, जय।